विरासत को हम सब भी अपने कंधों पर आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अन्य पत्रकार जन उपस्थित हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, सारे उपस्थित हैं। यहाँ पर सम्मानीय स्पीकर महोदय के अलावा अशोक शर्मा जी जो बाबूजी के सुपुत्र हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। सविता जी जो उनकी पुत्रवधू हैं, उनकी उपस्थिति है। साथ में पोती दीक्षा, उनकी भी उपस्थिति है। और अन्य पत्रकार बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सारिका तिवारी जी, सुमन जी, दिनेश जी, इनकी भी गरिमामयी उपस्थिति है। सानवान जी की भी उपस्थिति। आप सभी यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बाबूजी का जो कृतित्व है और व्यक्तित्व है, आप सभी तो परिचित हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबूजी के मित्र भी उपस्थित हैं, उनके परिवारजन भी उपस्थित हैं और बाबूजी के साथ जिन्होंने काम किया है वो भी उपस्थित हैं। तो शब्दांजलि के साथ वो अपनी बाबूजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे, जिससे हम सब लाभान्वित होंगे। और बाबूजी ने जो हमें दिशा दिखाई है उस पर हम सब पत्रकारिता को पढ़ने वाले, पत्रकारिता को जीने वाले, उस पर हम काम करेंगे। और बाबूजी ने जो हमें मार्ग दिखाया है उस मार्ग को हम प्रशस्त करेंगे। इसी के साथ सबसे पहले बाबूजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए विभाग के मुखिया से आग्रह है कि वो बाबूजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, ताकि हम सब उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए। विशेष अनुरोध, मैं ये कहूँगा कि हमारे आज मुख्य पात्र ही आदरणीय श्री राधेश्याम शर्मा जी हैं। अभी बाहर बात हो रही थी परिवार के साथ कि हम उन्हें अपने बीच जीवंत मान रहे हैं। अभी स्पीकर साहब भी आ रहे थे तो रास्ते में यही बात हो रही थी कि मैंने अपने जीवन में, मेरा लगभग 20-22 वर्ष का उनके साथ जोड़ रहा है और आत्मिक जुड़ाव अब भी है। एक मलाल रहेगा कि उनसे पढ़ नहीं पाए, मगर जो सीखने का, जो उनका धैर्य है, कई गुण गिनाए जाए तो शायद मुझे लग रहा है कि काफ़ी किताबें भर जाएंगी। ज़्यादा समय नहीं लेता खुद ही, बल्कि समय सीमा तय की हुई है कि कोई भी वक्ता, केवल मुझे लग रहा है कि अशोक जी और स्पीकर साहब को समय देते हैं और जो भी बोलना चाहें, अपने विचार रखना चाहें 1 या 2 मिनट में। कोरोना की वजह से या किसी और वजह से हम पहले नहीं मिल पाए, नहीं जुड़ पाए। आपका यह विभाग है, प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज है, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग है। इन जनरल वी कॉल इट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बहुत महारथी यहाँ बैठे हैं इसी क्षेत्र से। और हमारी एक प्रेस गैलरी है और उसमें जब से 1780 से भारत में, हमारे देश में पत्रकारिता शुरू हुई है, जो भी हमें मूर्धन्य पत्रकार और साहित्यकार लगे उस समय के, कोशिश की है कि उनको यहाँ हम स्थान दे सकें। हमारे हृदय में तो नहीं है, आते जाते बच्चे भी उनको देख सकें। और कहीं कुछ ऐसी चीज थी कि ये खाली रह गया है पिछले 2 वर्ष से, तो आदरणीय राधेश्याम जी के चित्र आने से मुझे लग रहा है कि वो स्थान काफी हद तक भर चुका है। हमारे अपने प्रदेश के, ये भी बात हो सकता है कि मध्य प्रदेश, जबलपुर, महाराष्ट्र, और कल एक मैसेज गया कि हिंदी पट्टी के सर्वसम्मानित अजात शत्रु होता है जिनका कोई शत्रु ना हो, वो उनके गुण थे ऐसे। विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे। जितना मुझे जानने समझने का अवसर मिला, मेरा ऐसा विषय या आयु के हिसाब से ऐसा नहीं है जैसा आदरणीय ज्ञान जी, मैं अभी माफी चाहूंगा, स्पीकर साहब भी नहीं बोल रहा है, परिवार की तरह आए हैं, परिवार के बड़े की तरह सब घर के हैं। मुझे लग रहा है जिन पत्रकारों के नाम लिए और जिसको दिल से जुड़ाव था, हमने कह सकते हैं कि किसी को फोन करके या विशेष तौर पर नहीं बुलाया। आज उनका अपना एक परिवार दैनिक ट्रिब्यून भी है, उनके ऐसे कई परिवार हैं, पंचनद शोध संस्थान है, संस्थापक सदस्य रहे हैं उनके। इंडियन मीडिया सेंटर उन्होंने, जहां मुझे याद है कि 2019 तक 28 प्रदेशों में या यूनियन टेरिटरीज में विकसित हो गया था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया था इंडियन मीडिया सेंटर। और मुझे उनके साथ कई यात्राएं करने का और इस तरह का अनुभव रहा परिवार में। मजे की बात यह है कि इस उम्र में भी 1 मार्च 1934 से 28 दिसंबर 2019 तक आप ये कहें कि जीवन के 9वें दशक में याददाश्त बहुत तेज थी। कि मान लीजिए दिनेश जी बैठे हैं तो उनके बच्चों के ये नाम है, उनके शायद परिवार के समधियों के नाम भी उनको पता होंगे, कौन से कहाँ हैं, कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे लग रहा है इस बात पे एक बार कर्तव्य ध्वनि बनती है कि जिससे जीवन में एक बार मिली है, जिससे जीवन में एक बार मिल ली है, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में वो कभी भूल पाएंगे।
मान लीजिए ये कार्यक्रम इतने बजे है तो उससे 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। अशोक जी, जहां लगे मैं कहीं किसी तरह का कोई वो इस तरह का कार्यक्रम नहीं, जहां लगे गलत बोल रहा हूं तो कहीं भी कोई व्यक्ति उठ के कह सकता है। हमारी प्राचार्य महोदय डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी हैं और बड़े अच्छे प्रयासों से स्पीकर साहब का कॉलेज है कि पूरी फ्लोर मिल गई है। जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसे पूरी फ्लोर या पूरा डिपार्टमेंट नहीं मिलता। यहाँ पीजी डिप्लोमा भी है और बैचलर कार्यक्रम भी है, ग्रेजुएशन का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अपनी तरफ से कौन कहता है कि हम बुरा कर रहे हैं, हालांकि हम इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना आदरणीय राधे श्याम जी कर गए। और मुझे लग रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव की बात हो रही थी, हमने एक छोटी सी एग्जीबिशन भी लगाई है कि मीडिया के विभिन्न जो आयाम या जो भी हुए हों पिछले 75 वर्षों से, हम कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई सामान जुड़ा हो। एक छोटी सी और अपील करता हूँ आदरणीय स्पीकर साहब से, घर में कोई पुराने समय का कोई भी मीडिया आपके पास मौजूद हो आप हमें दे सकते हैं, बदले में हम रसीद भी देंगे, आप जब चाहें वो वापस ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल 75वां वर्ष आजादी और इससे बड़े वट वृक्ष या इतने बड़े भीष्म पितामह की हमारे बीच वैचारिक उपस्थिति है, उनका जो वैचारिक स्पंदन हम महसूस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सब शब्दों से, शब्द बानों से, शब्द बोध से ऊपर की चीज है। मुझे इस कार्यक्रम से खुद को जुड़ा हुआ मानकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और शहर के किसी कार्यक्रम में, ट्राई सिटी या कहीं और भी, आप यदि उन्हें सुने, साइंस के विद्यार्थी थे और उसके बावजूद उनकी जो पकड़ थी या जो एक एक शब्द के शायद 10-10, 20-20 अर्थ बता देते थे, ये थोड़ी सी पत्रकारिता की बात आ गई है बीच में। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में, लिखते हिंदी में जरूर थे, लेखन था, राष्ट्रवादी विचारों के थे, मगर इंग्लिश उतनी ही अच्छी थी और उनकी लिखी पुस्तकें तो अमर हैं। मैं अजर भी कह देता हूं कि अजर और अमर भी हैं, ज्यादा समय नहीं लेता। जो महानुभाव आए हैं उनका आने से इस यज्ञ में जो आहुति डली है उसके हम आभारी हैं। कोई धन्यवाद नहीं, कोई धन्यवाद प्रस्ताव नहीं। आप जो भी आए कृपया, मुझे शायद मंच साधन का काम दिया था, 1 या 2 मिनट से अधिक आए जो बोलना चाहें। हमने कोई वक्ताओं की लिस्ट नहीं बनाई है। परिवार में श्री अशोक जी बोल रहे हैं और उनके सत प्रयास हैं, चित्र भी उन्होंने मुहैया कराया है। सुमन जी ने मेहनत की है और शायद सबसे ज्यादा मैसेजेस दिए हैं सुमन जी ने किए हैं, और अपनी ड्यूटी वगैरह छोड़कर आज भी शायद कोई बाइक करनी थी। मुझे सब दिख रहे हैं, सारिका जी दिख रहे हैं, सांगवान साहब दिख रहे हैं, पुनिया जी दिख रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं। मैं नाम चाहे नहीं, दीपक शर्मा जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंच की ओर आपके बीच नहीं आता। एक बार राधे श्याम जी के लिए यदि आप कहेंगे हम ओम शांति, हालांकि हो सकता है हम 2 साल लेट हों, कहीं खड़े नहीं होते, कहीं कुछ नहीं, मन से 3 बार बोल देते हैं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा और भी कई ऐसे आयाम हैं जो बाबूजी को याद करने वाले यहाँ पे सारे लोग, गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं जो उनकी छत्र छाया में पले बड़े हैं। वो अपनी बात रखेंगे, उससे बाबूजी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आप और जान पाएंगे। आप सबका नमस्कार। स्मृति शेष राधेश्याम शर्मा जी के द्वितीय पुण्यतिथि में मैं पुण्यात्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वर्गीय श्री राधेश्याम शर्मा जी ने लगभग 6 दशकों तक, 60 वर्षों तक सक्रिय पत्रकारिता के धर्म को निभाया है। स्वर्गीय श्री राधेश्याम शर्मा जी हिंदी पत्रकारिता के वट वृक्ष की तरह हैं, जिनकी शाखाएं आज भी पत्रकारिता के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। मूल्य आधारित लेखन कैसे किया जाता है, ये स्वर्गीय शर्मा जी की लेखनी से आज भी सीखा जा सकता है। विद्यार्थी जीवन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पढ़ते हुए ही वे पत्रकारिता से जुड़ गए थे। 1957 में उन्होंने पूरी तरह अपने आप को पत्रकारीय कर्म में समर्पित किया था। तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की पत्रकारिता में उन्होंने अपने उजले पदचिन्ह छोड़े हैं। इतने बड़े अखबार के संपादक पद पर रहते हुए भी उन्होंने उसे छोड़कर मीडिया शिक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया और 1990 में भोपाल में स्थापित हुए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पहले महानिदेशक बने। इसके बाद वे हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक भी बने। अपनी पूरी जीवन यात्रा में उन्होंने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। गोलोकवासी राधेश्याम जी का सुखद सानिध्य सेक्टर 1 कॉलेज को सदैव मिलता रहा था। वे क्वेस्ट सोसाइटी के पहले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और सेक्टर 1 कॉलेज का पत्रकारिता विभाग स्वर्गीय
शर्मा जी के पद चिन्हों पर ही आगे बढ़ने का सतत प्रयास करता रहा है। पूर्ण स्मरण कार्यक्रम में सम्मानीय स्पीकर महोदय और हमारे अभिभावक ज्ञानचंद गुप्ता जी की उपस्थिति है और कार्यक्रम में स्वर्गीय राधेश्याम जी के सुपुत्र अशोक शर्मा जी, पुत्रवधू सविता जी, पोती दीक्षा जी के साथ आप सभी गणमान्यों की उपस्थिति से पता चलता है कि शर्मा जी का संपर्क संसार में कितना विशाल रहा है और पुण्यात्मा को हम सब एक बार आज याद करते हैं और उनको मेरी सादर श्रद्धांजलि पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, बहुत बार वो कार्यक्रमों में आए हैं। हमारी क्वेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत ही 2015 में उन्होंने करी थी और क्वेस्ट कार्यक्रम इसी तरह से जो उनके विचार थे उनको एक बार मतलब ध्यान में रखकर उसी तरह से बनाया गया था कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। और यहाँ से जो बच्चे निकले वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एकेडमिशियन अच्छे बने, वो साथ साथ एकेडमिक्स में तो अच्छा करें, लेकिन साथ ही साथ वो समाज के लिए कुछ बने, अपने देश का, समाज का, राष्ट्र का नाम आगे करें। इसके लिए तो हमें सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि वही रहे थे और बार बार उनका हमें बहुत बार सानिध्य मिला है और हम आशा करती हूँ कि हमारे विद्यार्थी और हम सब उनके पद चिन्हों पे चलेंगे और हमेशा उनको याद रखेंगे और उनके जो उन्होंने कार्य किए उस पर हम चलने की कोशिश करेंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए मैं समझती हूँ कि आप सब यहाँ आए तो तभी ये कार्यक्रम पाए हैं। धन्यवाद। मुझे आदेश हुआ है कि बहुत कम समय में ढेर सारी बातें कहनी, मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस उद्देश्य में खरा उतरूँ। मेरे सामने उपस्थित बहुत ही शीलहीन और जिज्ञासु श्रोतागण, आप सभी का स्वागत। हम जानते हैं सभी कि आज हम श्री राधेश्याम शर्मा, उनको स्वर्गीय शब्द नहीं इस्तेमाल करता, के साथ बहुत अरसे तक जुड़ा रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उनका बचपन बहुत ही गरीबी और बड़े मुश्किल हालात में व्यतीत हुआ। उनकी शिक्षा मध्य प्रदेश वाराणसी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, BHU में हुआ। क्योंकि पैसे का अभाव था, साधनों की कमी थी, तो उन्होंने अपने रुचि का जो एरिया था पत्रकारिता, उसको चुना और ताउम्र उसका साथ निभाया, खुशी खुशी निभाया। उनको आज भी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता रहा है और जाता रहेगा। जिनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम भी हो रहा है, इस कॉलेज के अंदर ये डिपार्टमेंट खोला गया है और वो उनके बहुत ही आशीर्वाद देने वाले प्रेरणादायक एक व्यक्तित्व रहे हैं। श्री राधेश्याम शर्मा जी ने दैनिक ट्रिब्यून के संपादक के रूप में यहाँ चंडीगढ़ ज्वाइन किया था। इससे समाचार पत्रों के साथ जुड़े रहे। फिर जैसा कि बताया गया कि भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की स्थापना एशिया में सबसे पहले भोपाल में हुई और वो उनके पहले उप कुलपति बने। इस नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन गेन करने के लिए विदेश नहीं गए थे। उनका जो पत्रकारिता के प्रति जुनून था उसकी वजह से उनको जगह मिली और इस उपकुलपति पद के पर रहते हुए उन्होंने एक एक ईंट लगवा के अपने सामने विश्वविद्यालय खड़ा भी किया। कोर्सेज UGC जाकर के उनसे रिकमेंड करवाए और ये ऐसे कोर्सेज कई थे जो विश्व में पहले कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, वो उन्होंने वहाँ शुरू किए। तो ऐसे इनोवेटिव पत्रकार को बार बार सलाम करने को दिल करता है, नमस्कार करने को दिल करता है। और मन मिले तो मीत बनाओ, वरना रहो अकेला। तो बाबूजी के मनमीत, उनके मित्र SK पुनिया साहब की उपस्थिति है। उनसे भी आग्रह है कि 2 मिनट में, हालांकि 2 मिनट कम होता है, उनके मित्र हैं, मित्रों के बड़े प्रसंग होते हैं, और उनसे आग्रह है कि 2 मिनट में अपनी बात करें। उन्हें सब नमस्कार। राधेश्याम शर्मा जी के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि जब पहली बार चंडीगढ़ में आए थे
तो सबसे पहले हमारी फैमिली से उनकी मुलाकात हुई थी और 1978 में 4 महीने तक दैनिक ट्रिब्यून की ट्रायल चलती रही। 15 अगस्त 1978 में दैनिक ट्रिब्यून छपना शुरू हुआ था। तब वो असिस्टेंट एडिटर थे, पद्मकांत त्रिपाठी जी एडिटर होते थे। उनके बाद मदन गोपाल जी, फिर दोबारा 82 में एज एडिटर उन्होंने दैनिक ट्रिब्यून संभाला और 90 में फिर माखनलाल चतुर्वेदी के वाइस चांसलर बनने चले गए। लेकिन इस दौरान जब भी जो भी पत्रकारिता थी उन्होंने जिस तरह से भी अपना काम किया था, उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि एक बार इलेक्शन वो नई परिपाटी रची थी उन्होंने पत्रकारिता में। मैं और राधेश्याम जी गाड़ी लेकर के, प्राइवेट गाड़ी लेकर के, हम पूरे हरियाणा के इलेक्शन होने थे तो उसका सर्वे किया था। तो हर जगह हम बंसीलाल जी के बताए, उनको पता लगा तो उन्होंने बुला करके लंच करवाया, सब कुछ किया। एक एक गांव में जाते थे, गाड़ी कहीं और खड़ी करते थे, पैदल निकल के गलियों में जा करके एक एक आदमी से पूछते थे। उस जमाने में देवीलाल जी ने ये किया था कि भाई ये दिल्ली वाले जो है ना, ये मशीन लगा रखी नोटों की, थारे लिए तुम सारे चद्दर ले आना और यहाँ बिछा देना, जितने नोट बनेंगे वो सारे बांध कर ले जाना। लोगों में इस तरह से क्यों हुए थे, वो हमने जाकर के जींद के गाँव में आसपास में इसी तरह पूरा हरियाणा वहाँ से लेकर के भिवानी से लेकर के सोनातौड़ तक पूरा हो किया था। तो वो जो एक परिपाटी नया एक्सपेरिमेंट था, एज ए एडिटर गांव-गांव में जाकर के अपने इंट्रोडक्शन ना देते हुए आम जनता से उनके सवाल किए, उनसे पूछा और वो एक सीरीज सी छपती रही अखबार में, काफ़ी पॉपुलर हुई थी। मैं जब श्रद्धांजलि, पहली श्रद्धांजलि की 13वीं थी, तो मैं सोच रहा था कि उनको किस तरह से कैसे कैसे लोगों को बताया जाए, क्योंकि इतने उनके अनुयायी हैं, इतने उनको चाहने वाले हैं, तो अगर हम एक एक को टाइम देंगे तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनके घर जा कर के सारी जितनी एल्बम थी पुरानी से पुरानी, वो सारी एल्बम इकट्ठी की और फिर एक हफ्ते में उनके लिए एक चित्र, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने, और वो उस दिन हमने पूरा 20-25 मिनट 30 मिनट की वो दिखाई दी। उसमें सभी कुछ आ गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, वहाँ से लेकर के उनके स्टूडेंट लाइफ की जो शरारत करते थे, जो जिस तरह का उनका वो था, वो भी फोटोएं ऐसी सी थी। और स्कूल की, फिर उसके बाद कॉलेज की, BHU के कॉलेज में किस तरह से उन्होंने किया, उसके बाद जिस भी पॉलिटिशियन से जो मिले थे और जिस तरह का उनका आदर भाव था, यानी कि अपोजिशन के भी जितने भी मंत्री थे, दिन में कुछ भी वो लिखते थे, कैसे शाम को आकर के वाह जी शर्मा जी आपने कमाल कर दिया। फिर भी आज जितने लोग भी आए हैं वो लोग आए हैं जो उनको दिल से कदर करते थे, दिल से चाहते थे। धन्यवाद, शुक्रिया। मंच के सामने दिनेश जी की उपस्थिति है। दिनेश जी को बाबूजी का सानिध्य मिला है, उनसे भी आग्रह है कि वो श्रद्धांजलि दें। मंच पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अन्य विद्वत्तजन, सभागार में उपस्थित सभी परम पूजनीय राधेश्याम जी के शुभ चिंतक, उनके अनुयायी, उनके विचारों पर चलने वाले, उनके आदर्शों को मानने वाले सभी विद्वत्तजन। परम पूजनीय राधेश्याम शर्मा जी से मेरी जो प्रथम भेंट थी वो 2 अक्टूबर 2002 को शिमला में हुई थी। एक पत्रकारिता के विद्यार्थी के नाते से जो नवोदित पत्रकारों का एक कार्यशाला थी, वो उसमें उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करने के लिए वो वहाँ पर उपस्थित थे। शिमला में एक परी महल करके एक हॉस्टल है, एक 24 दिन तक वो व्याख्यानमाला चली थी। तो उसका उद्घाटन और उसका समापन दोनों ही आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी ने किए थे। और उस पत्रकारिता में जो एक नवोदित पत्रकार, उसमें 24 ही पत्रकार थे, 24 दिन की वो कार्यशाला थी। और 24 के 24 जो युवा थे वो बाद में जाकर के बहुत ही अच्छे पदों पर और अच्छे उसमें पत्रकारिता में उन्होंने नाम कमाया। मुझे लगता है कि जो राधेश्याम शर्मा जी के बोल था उनके अंदर, जो पत्रकारिता के उनके अनुभव थे जीवन का, उनका पूरा जीवन बोलता था। जब मैं हिसार में दैनिक भास्कर से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की, तो हम स्पेशल हिसार से मिलने के लिए पंचकुला सेक्टर 7 में आते थे। और उसके बाद मुझे बहुत समय बाद पंचकुला में जब आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो परम पूजनीय ये राधेश्याम जी से मिले बिना, परिवार के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अशोक जी हैं, बहन जी हैं, स्वीता जी हैं, दीक्षा बहन जी हैं, कोई सप्ताह ऐसा नहीं मेरा जाता था जब मैं उनके सानिध्य में आकर के 2 या 3 घंटे नहीं बैठता होगा। तो एक एक बारीकियां पत्रकारिता की, जो उनके सिद्धांत थे, पूरा जीवन उनका साक्षात एक पत्रकार था। तो जीवन में इतना एक एज ए पत्रकार, एज ए शिक्षक और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से
पहले पंचनद शोध संस्थान पंचकुला में नहीं था, वो सिर्फ चंडीगढ़ में था। तो जब शर्मा जी से बातचीत हुई इस विषय में, सुमन जी भी है उसमें, तो हमने यहाँ पर एक पंचकुला का जो अध्ययन केंद्र था, अद्वितीय जी हैं, तो यहाँ पर 2006 में पंचकुला अध्ययन केंद्र पंचकुला की स्थापना की और उसके वो पहले मार्गदर्शक बने। तो पंचनद शोध संस्थान का काम कैसे आगे बढ़े, मतलब इतने वरिष्ठ पदों पे रहा हुआ व्यक्ति, जो एक अखबार के संपादक, एक विश्वविद्यालय के, देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हों और हरियाणा साहित्य अकादमी में डायरेक्टर रहे हों, और जब वो पत्रकार थे उस समय हरियाणा विधानसभा की वीडियो देखते थे और सौभाग्य से आज हम हरियाणा विधानसभा में कार्यरत है। तो उन सारे पदों का कोई भी मन में बहुत बड़ा अहंकार नहीं, इतनी सरलता। जब हमने पंचनद शोध संस्थान का यहाँ पर काम शुरू किया 2006 में, तो वो उनके पास एक स्कूटी होती थी और मेरे पास मोटरसाइकिल होता था। तो अक्सर या तो उनकी मैं स्कूटी चलाता था या वो मेरे मोटरसाइकिल के पीछे बैठते थे। और जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे उस समय के, उनके सबके घरों में जाते थे। तो एक समय तो ये हुआ कि भाई कार्यकर्ताओं ने काफी दिन से शुल्क नहीं दिया, तो घरों में जा करके सबका शुल्क इकट्ठा करना, घरों में जा करके, और इतने मार्मिक प्रसंग उनके साथ है। एक बार उनको पता चला, मैं अमर उजाला में होता था और मेरी रात की ड्यूटी होती थी, लेट उठता था मैं, तो सुबह एक बार मेरे घर पे नॉक किया, मेरा घर था 2nd फ्लोर पे, तो इतनी ऊपर, और वो सीढ़ियां भी खड़ी सीढ़ियां थी, ऊंची सीढ़ियां थी। तो मैंने जब दरवाजा खोला तो आगे वो खड़े, तो मैं तो एकदम चौंक गया। मैंने कहा बाबूजी आप इतनी सुबह और आप आए कैसे? तो बोला मैं तो आ गया। माँ कैसे आए हो आप? बोले स्कूटी से आए। तो मैंने कहा स्कूटी इस उम्र में, उस समय 83 साल की उम्र थी, तो मैंने 83 साल की उम्र में स्कूटी चला के आप आए क्यों? मैंने कहा अशोक जी थे, मुझे थे, उन्हें फोन कर लेते, हम आ जाते, मिलने आ जाते। बोले नहीं, मुझे पता चला मेरी वाइफ बीमार हुई थी। बोले मुझे पता चला कि बहू रानी बीमार है, तो मैं आ गया, हाथ में 2 किलो सेब लेकर के घर में। मतलब इतनी आत्मीयता उनके मन में थी, और मतलब किसी भी तरह का कोई मलाल, मतलब उनके एक प्रसंग, उनके इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन उस समय के जो थे, बड़े दिग्गज, जो भगवान को भगवान नहीं समझते थे, उनके साथ उनकी इतनी गहरे संबंध थे। और किसी से कितने पॉलिटिशियन ने उनको प्रलोभन देने की कोशिश की, बड़े बड़े लालच देने की कोशिश की, कभी भी, जो उन्होंने अभी कहा मंच के पूर्व वक्ताओं ने, कि वो कभी, जो उनके ध्येय वाक्य था कि कलम कभी भटकनी नहीं चाहिए, कभी भी अटकनी नहीं चाहिए, ना रुकनी चाहिए, ना थकनी चाहिए। तो वो सिद्धांत उन्होंने पूरा का पूरा जीवन में पूरा जीवन उन्होंने यापन किया। तो बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि पहले वक्ताओं ने कहा, अद्वितीय जी का भी बार बार संकेत था कि समय कम है। किसी दिन मुझे लगता है कि जो आज पत्रकारिता के यहाँ पर विद्यार्थी हैं, उनको राधे श्याम शर्मा जी के जीवन का पूरा अध्ययन करना चाहिए। और पत्रकारिता में आज जो, जैसे समाज के बाकी क्षेत्र में भी एक कहते हैं कि गिरावट आ रही है, और धीरे धीरे वो कुछ लोग पत्रकारिता में भी महसूस कर रहे हैं। तो आज जो पत्रकारिता के विद्यार्थी यहाँ पर हैं, तीनों जो कक्षाएं हैं, बैचलर डिग्री है और पीजी डिप्लोमा के भी विद्यार्थी यहाँ पर है, उन सबको परम पूजनीय राधे श्याम जी के जीवन को पढ़ना चाहिए, उनके पुराने जो लेख उनका पढ़ना चाहिए, और उनके बारे में बहुत सारे प्रेरक प्रसंग। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे अपने शहर के हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो राधे श्याम शर्मा जी को बड़ी निकट से जानती हैं। उनके प्रेरक प्रसंगों को आज के युवा पत्रकारों को, नवोदित पत्रकारों को समझना चाहिए। किसी दिन विस्तार से फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। दिनेश जी ने जैसा कहा कि उनका संपर्क क्षेत्र कितना बड़ा था, तो बाबूजी अब अक्सर ये भी कहा करते थे कि जनसंपर्क का काम करते हैं, जनसंपर्क के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरक हो सकता है। वो कहा करते थे कि जो 3 आपके पुराने मित्र हैं, उन्हें रोज याद करिए और कम से कम एक नया मित्र रोज बनाइए। तो सोचिए कि जो 3 मित्रों को रोज याद करता हो, रोज एक नया मित्र बनाता हो, उसका संपर्क क्षेत्र कितना व्यापक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अशोक जी जो उनके सुपुत्र हैं, अब हम लोग तो उनकी छत्र छाया में पले, पर सबसे ज्यादा समय अशोक जी और उनके परिवारजनों ने उनके साथ, बाबूजी के साथ बिताया है। उनके ज्यादा जीवन प्रसंग होंगे। अशोक जी से आग्रह है कि वो हम सबसे साझा करें। माननीय ज्ञान जी, प्राचार्य महोदय, हरपाल जी, प्रिया साहब, अद्वितीय जी और सभी सम्मानित बंधुओं और छात्रगणों, मध्य प्रदेश के एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े लेखक, व्यंग्यकार, साहित्यकार हैं विनोद चौबरेजी, खंडवा के हैं। उन्होंने बाबूजी के लिए एक जीवन परिचय उनके नाम पर, राधे श्याम शर्मा, इस पर उन्होंने जो परिचय लिखा है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कल ही मेरे को मिल गया था, तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने बताऊं। छोटे से में उन्होंने बहुत कुछ समेटा है।
राह में कभी मील का पत्थर नहीं देखा, राह ध्येय बना दौड़ते रहे, अवरोधों को कर अनदेखा। स्याही सूखी नहीं कभी कलम की, मंजिल पाने की ललक सदा रही मन की। शत शत नमन किया सदा कर्म को, मार्मिक बन निभाया सदा अपने धर्म को। ये उन्होंने बाबूजी के लिए लिखी थी। और जैसा कि बाबूजी के बारे में अभी बाकी लोगों ने कहा है, मैं उस बातों को तो एकदम रिपीट नहीं करूंगा। जैसे अभी नागपाल जी ने बताया था कि शुरू में बाबूजी को अभावों की जो हालात जो झेलने पड़े थे, अभावों के हालात झेलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, अपने उसूलों पर टिके रहे। दादाजी से लड़े इस बात पर कि भाई जब तक मेरी पढ़ाई नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, शादी अगर करूंगा तो दहेज नहीं लूंगा। तो उन दिनों पढ़ाई के समय दादाजी ने बोला, नाराज हो गए कि भाई मैं तेरी कोई मदद नहीं करता। ट्यूशन करते थे तो फ्री में करते थे, जो बच्चों को पढ़ाते थे, गरीब बच्चों को जा जाके पढ़ाना और फ्री में पढ़ाना, उनसे कोई पैसा नहीं लेना। कोई उनके मित्र जो भी बोलते थे कि अरे भाई जब जीवन यापन ऐसे कैसे चलेगा, तुम कुछ कर लो। बोले नहीं, वो सब करने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है, मेरा जो कर्म है वो मैं करूंगा। बनारस में एक छोटा सा, मैं एक बनारस का उदाहरण जो बाबूजी मेरे को बताया करते थे, मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। बाबूजी कहते थे कि कभी किसी को छोटा ना समझो, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा बंदा हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, हर किसी से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों की एक बात बताई बनारस की जो है, कि बोले एक दिन ये हालात हो गए कि मेरे को लगा कि अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। सुबह मैं निकला था कुछ खाकर और शाम के मेरे खाने का कोई इंतजाम नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। और हॉस्टल से भी ये हो गया था कि भाई दादाजी की तरफ से पैसे नहीं आए थे कि मैं अब पैसे दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे को कहाँ रहूंगा, कैसा रहूंगा, तो मैं बड़ा परेशान था। तो मैं जब वहां से जब पैदल जा रहा था तो एक बुजुर्ग रिक्शे वाला होता था, मैं हमेशा उसको राम राम करता था, दादू राम राम, दादू राम राम। तो उस दिन बोले मैं इतनी परेशान था, इतना खोया सा था, मैं सीधा निकल गया। और वो रिक्शे वाले ने देखा कि अरे बोले ये बेटा तो सीधा निकल गया है और मेरे को राम राम भी नहीं बोली। तो मैं जैसे ही निकला, पीछे से आवाज दी, ए बेटा सुन सुन। वो रिक्शा ले लेके किसी उनके पीछे दौड़ा। बोले क्या बात होगी बेटे? तो बोले नहीं कुछ नहीं। वो समझ गया मेरी शक्ल को देखकर, बोले मेरे को बैठाया, चल बैठ। तो मेरे को उसके साथ बैठने में बड़ी शर्म आती थी, वो बहुत बुजुर्ग था। वो जबरदस्ती उसने बैठाया, ले जाके गंगा जी के किनारे एक जगह बैठे और बैठने के बाद बोला, बोले क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है तेरे को? बोले उस समय उसने मेरे को जो बातें बताई वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य थे और उससे मेरे में एक नया एक ऊर्जा का संचार हुआ। और मैंने बस भगवान को धन्यवाद अदा किया। और वहां से उससे मिलकर मैं चाह रहा था कि मेरे एक शिक्षक जो थे वो मेरे को मिल गए। उन्होंने आवाज मारी, अरे राधेश्याम कहाँ पर हो, दिख नहीं रहे, कॉलेज नहीं आए। तो उन्होंने कहा जी मैं चुपचाप खड़ा हो गया। वो समझ गए, बोले ऐसा करो शाम को आ जाओ। और शाम को उनके लिए उन्होंने जो शिक्षक जो थे, पहले शिक्षक भी ऐसे होते थे कि किसी भी टाइम किसी भी समय जाके मिल लें, उनका रहने का इंतजाम कर दिया। बोले मेरे घर रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा और 3 ट्यूशन करेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। बाबूजी ने पढ़ाई छोड़ने का उस टाइम मन बनाया था, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। बाकी तो उनके उदाहरण कई हैं कि घर में ऑफिस में एक उस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन थे मुझे याद नहीं, उनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी की शादी की पार्टी में जाना था। और दूसरी तरफ उनका जो मैसेंजर जो था, अटेंडेंट जो था ऑफिस का, उसकी बेटी की शादी थी अंबाला में और एक ही दिन शादी थी। तो बाबूजी इस मामले में बाबूजी हमारे बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, उन्होंने बना लिया प्रोग्राम कि भाई मैं तो अंबाला जाऊंगा। तो बाकी और जो जितने और जो पत्रकार थे वो सब तो चीफ मिनिस्टर साहब जो थे मुख्यमंत्री भवन पे जाने के लिए तैयार थे कि वहाँ पे हमें शादी पे, उनकी बेटी की शादी पे जाना है, खाने पीने मिलेगा। बोले नहीं मैं तो अंबाला जाऊँगा। और जब बाबूजी से बात करने के लिए आए तो बाबूजी बोले हाँ भाई क्या प्रोग्राम है, मैं तो अंबाला जा रहा हूँ।
तो उनको फिर इसलिए अम्बाला जाना पड़ा कि संपादक जी अम्बाला जाना है। उसने कार्ड तो दे दिया था मैसेंजर ने, लेकिन उसको इस बात का भान नहीं था कि वहां पे ये पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद बाबूजी बोलते हैं कि भाई सीधे भाई लड़की वाले हैं, हमें तो काम बताओ। वो मतलब उस समय यहाँ पर जैसा कल्चर चलता था कि भाई संपादक है तो अफसर है, अफसर कहाँ किसी अटेंडेंट के उसके में जाएगा। तो वो उसके घर पहुंच गया और वहां पर जैसे पहले होता था कि टेबल के पीछे खड़े होकर बारात आ रही है तो बारात को खिला रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं। तो वो एक भाई बोले भाई उसके जो चेहरे की जो खुशी जो थी वो देखकर मेरे में और ऊर्जा का संचार हो गया। कभी गरीब, कभी उसूलों पे, कभी बाबूजी मानते थे। अर्जुन सिंह जी जैसे शख्स जो गुलाबी चना कांड में फंसे थे, गुलाबी चना कांड सबसे पहले हमारे बाबूजी ने उठाया था, वो आखिरी तक उसमें फंसे रहे। लेकिन उसके बावजूद अर्जुन सिंह जो है बाबूजी का कहीं पर भी अगर परिचय करवाते थे बोलते थे ये मेरे सम्मानीय शत्रु हैं। कि जो विरोधी होते थे उनके साथ भी ऐसे वो होते थे कि भैया ये शख्स उसूलों का पक्का है, ये शख्स जबरदस्ती, किसी का एक पैसे का एहसान नहीं। अर्जुन सिंह यहाँ पर आए थे तो जब गवर्नर बन के आए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ किराए के मकान में बैठे हुए हो, मेरा फायदा उठाओ, आपको मैं हाउसिंग बोर्ड के मकान देता हूँ। भाई बोला अरे कहाँ, अभी ट्रिब्यून का मकान मिलना ही है, उसमें जाने क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं बोले मैं सारे मेंबर को, आपके परिवार के सदस्य हैं सबको 5 मेंबर हैं, पांचों के पांचों को हाउसिंग बोर्ड का मकान, छोड़ो ये कहाँ किराया हम वो उसका देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, मैं नहीं फ्रीली अलॉट करता हूँ। बाबूजी ने बड़े तरीके से उनको टाल दिया कि बोले नहीं, बोले उनका एक सिद्धांत था पत्रकार एक बार बिका तो हमेशा हमेशा बिका। तो इसलिए जो विरोधी भी जो होते थे, आजकल के जो आप जो हैं ये जो विद्यार्थीगण है कि उन्होंने कभी उसूलों पे कभी समझौता नहीं किया। मैं एक और मिसाल देता हूँ कि मैं 8 साल का था, छोटा था, भोपाल में सरकारी मकान था छोटा सा। एक दिन अचानक से, तब इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, गवर्नर आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, डीजीपी आ गया, आईजी आ गए और सारे के सारे लोग घर में आके इकट्ठा हो गए। 2 पुलिस वाले उनके साथ में थे। तो उन्होंने, अब हमें समझ में नहीं आए, मैं, मेरी छोटी बहन और सबसे छोटी तो बहुत छोटी थी और माँ, हम कमरे में थोड़े सहमे हुए से कि इतने ऐसे ऐसे लोग आ गए। और तो तब ये होता था कि आजकल तो लोग पुलिस वालों से थोड़े बहुत डरते हैं, उस समय तो पुलिस वालों से बच्चों की और सब लोगों का बहुत अच्छा एक संबंध बना होता था, जय हिंद जय हिंद जय हिंद करने का। तो हम बैठे, वो बाबूजी के पास इसलिए आए थे कि बाबूजी तब एक छोटे से पेपर के विशेष संवाददाता थे भोपाल में, जबलपुर, रायपुर, नागपुर से निकलता था दैनिक युगधर्म। उसमें एक न्यूज छपी थी जो बाबूजी ने दी थी। उस न्यूज का क्लू आपको कहां से मिला, ये आज के जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनके लिए सुनने वाली बात है कि उसका क्लू कहां से मिला। और वहां पे सौदेबाजी जो है उस समय में, मैं आज 62 साल का हो गया हूं, उस समय में जब मैं 8 साल का था 25 लाख तक सौदेबाजी पहुंच गई थी। और बाद में उन्होंने कहा कि जो आप अपने मुंह से बोलो। तो हमारे बाबूजी के 2 कैरेक्टर होते थे, एक रामलाल एक श्यामलाल। बोले जी रामलाल ने मेरे को फोन किया, उसने मेरे को न्यूज दी, मैंने श्यामलाल से कंफर्म किया, अगर गलत है तो आप बताओ, अगर गलत, अब ढूंढते रहो रामलाल श्यामलाल को। उन्होंने, अगर किसी ने उनको कोई खबर अगर दी है तो उन्होंने कभी भी उस खबर पर सौदेबाजी नहीं की, खबर पर कभी समझौता नहीं किया। और अगर कोई गुप्त खबर है तो उस खबर का क्लू कभी किसी को नहीं दिया। इसीलिए विरोधी दल वाले भी बाबूजी पर विश्वास और भरोसा करते थे। मैं एक और छोटी सी मिसाल देता हूं कि हिदायतुल्लाह जी थे चीफ जस्टिस जबलपुर में। तो एक बार शायद आचार्य कृपलानी जी या किनकी जो थे उनकी डेथ हुई, या राजेंद्र प्रसाद जी की डेथ हुई थी। तो रात के 12:30 बजे जब न्यूज आई तो उनके साथ बाबूजी का मिलना था। तब ये होता था, कुर्ता में वो कुर्ता फटा होता था, पजामे में पैबंद लगे होते थे, लेकिन कभी डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। बाबूजी ने क्योंकि हमेशा अपने से अच्छे लोगों से मिलो, हमेशा जितनी आप अध्ययन करोगे उतना आपका विकास होगा। आखिरी समय तक, जब तक वो बिल्कुल लाचार नहीं हो गए,
तब तक उन्होंने आगे समय में गीता के बड़े बड़े जो थे, जितनी किताबें थी गीता पर लिखी हुई शोध, मैं भी बड़े शौक, जब उनको वो हुआ मैं बड़े शौक से लेके आता था पुरानी गीता पर जो लिखे हुए जो व्याख्यान जो थे, जो किताबें जो थी उनके लिए लेके आता था। वो सबको बिल्कुल पढ़ते थे और उन चीज़ों को करते थे। जब तो उन्होंने रात के 12:30 बजे, मतलब आज के टाइम में आप सोच सकती हो, हिम्मत कर सकती हो, आप किसी थानेदार को या किसी विधायक के घर पे आप रात के 12:30 बजे फोन करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उन्होंने उनको फोन किया क्योंकि हक वाली बात थी। उन्होंने कहा आप कभी भी मेरे को याद कर सकते हो। बोले सर ऐसी ऐसी बात है और उनकी डेथ हो गई है और आपके उसके बिना, आपके कमेंट्स के बिना न्यूज पूरी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है। बोले मैं अंग्रेजी में बोलूं? बोले हाँ आप बोलिए। बोले तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेना। उसको उन्होंने बोला, किया और अगले दिन सिर्फ उसी पेपर में आया और किसी पेपर में नहीं।